alphabetical order with the name of the institute. प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी और सभी हमारे डीएसटी और सीएसआईआर के जितने भी हमारे देश भर के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके सभी डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 24 घंटे से कम के नोटिस में सारे देश के सभी हमारे दोनों प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट्स के सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं के डायरेक्टर्स जो हैं वो हम लोगों के सामने हैं और सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आपकी सबकी तस्वीर देखकर और आपको स्वस्थ देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आप सबके इंस्टीट्यूशंस में कम से कम एक बार तो मेरे को जाने का मौका मिला है पिछले सालों में, और मैं देख रहा हूँ कि शायद 75-80% लोग तो अभी वही हैं जो मेरे आपके इंस्टीट्यूशन में जाने के समय डायरेक्टर थे। कुछ एक नए लोग हैं जिनका सिलेक्शन का फ़ाइल तो मैंने दस्तखत किया है, लेकिन इस तरीके से आपको मुझे शायद देखने का मौका नहीं मिला है। आपकी तस्वीर और आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, खुश, तो आपको सबको भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये कोविड का वातावरण थोड़ा सा ठीक होगा तो मेरी योजना तो 2020 में ये थी, मैंने 2019 में भी कहा था, लेकिन जब कहा था उस समय मुझे नहीं पता था कि 2020 में ये सारा साल हमारा कोविड में निकल जाएगा। लेकिन मैंने 2020 के वर्ष को अपनी मन की योजना में दोबारा से अपनी सारी साइंस की इंस्टीट्यूशंस को एक बार विज़िट करने की दृष्टि से, और मेरी लास्ट विज़िट के बाद से अभी तक क्या वहाँ पर गुणात्मक प्रगति हुई है, इस दृष्टि से आप सबसे मिलने के लिए मेरे मन में इच्छा थी। लेकिन ये 2020 तो पूरा कोविड में निकला, इसलिए अभी तो भगवान से यही प्रार्थना और कामना है कि 2021 में शायद अगर स्थिति में सुधार होगा तो एक बार फिर से पूरे देश में घूमकर और सभी आप सबके इंस्टीट्यूशंस में एक बार मैं दोबारा से जाना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैं गया था तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और साइंस पढ़ने के बाद तो मेडिकल कॉलेज में ही मैंने पढ़ाई की, लेकिन साइंस की पढ़ाई स्कूल में की थी। लेकिन पहली बार में भी बहुत चीज़ें समझने की कोशिश की थी, बहुत समझा था, और अभी समझते समझते लगभग 6 साल हो गए तो काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो अब जब काफ़ी कुछ समझ में आ गया है तो उसके बाद अभी मेरी जाने की ज़्यादा प्रबल इच्छा है, क्योंकि इस बार जब मैं विज़िट करूँगा तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मुझे और भी ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझने में आसानी भी होगी और उसमें आनंद भी आएगा, और शायद मैं आपको बहुत और ज़्यादा बेहतर सुझाव भी देने के लिए प्रयास कर पाऊँगा। इसलिए जल्दी ही हम लोगों का वर्चुअल के अलावा फ़िज़िकल भी मिलना होगा। इस बात के लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, कामना भी करते हैं। आज की ये जो हमने मीटिंग रखी है, ये साइंस कम और हेल्थ और कोविड ज़्यादा, उस दृष्टि से ये मीटिंग है। साइंस की तरफ से जितना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन
कोविड के ख़िलाफ़ जंग में हमारे वैज्ञानिकों का हो सकता था, वो मैं समझता हूँ कि आप सब ने मिलके किया है, असाधारण तरीके से किया है। जिस लेबॉर्ट्री का जो मैंडेट था, उस मैंडेट से बाहर जाकर भी जो कुछ हम कर सकते थे वो सब कुछ हमने किया है। उन सब चीज़ों का मैं आज विस्तार से उल्लेख करने के लिए नहीं यहाँ पर मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि यू हैव ऑल रिजन टू द ओकेजन एंड डिलीवर्ड सो वेल, कि अभी जो भी कोविड के ख़िलाफ़ जंग हो रही है उसमें यूँ तो पूरी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रही है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और हमारा CSIR बायोटेक्नोलॉजी, ये सब लोग मिलकर इन्होंने बहुत अभूतपूर्व योगदान किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई का जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त योगदान ना रहा हो। इसके लिए मैं हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूँ। और हम सब जानते हैं कि अभी जो हमारा प्रमुख इस समय रिसर्च चल रहा है वो वैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में चल रहा है, नई कोविड के ख़िलाफ़ ड्रग के खोज के संदर्भ में चल रहा है, रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स के संदर्भ में चल रहा है, या फिर नई किट्स को बनाना, वैलिडेट करना, इन संदर्भ में चल रहा है। जीनोम वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के संदर्भ में चल रहा है, वायरस के बिहेवियर को एसेस करने के संदर्भ में चल रहा है, वायरस की बायो रिपोजिटरीज़ में वायरस को सैंपल्स को इकट्ठा करके उसको सारे एकेडमिक वर्ल्ड को देना, पहुंचाना, और फिर मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से तो जो भी चीज़ें आवश्यक थी वो सारी की सारी हमारे लेबॉर्ट्रीज़ ने, जैसा मैंने कहा कि जिसका मैंडेट नहीं था। अब NAL का मैंडेट हवाई जहाज़ बनाना था, उन्होंने वेंटिलेटर भी बना दिया इस बीच में। बहुत सारे PP किट्स से लेकर और जितने प्रकार के नए तरीके के मास्क हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है इस बीच में डेवलप हुई हैं। उस दृष्टि से आप सब ने बहुत योगदान किया है, लेकिन आज जो हमने मीटिंग की है उसमें आपके उस वैज्ञानिक के रूप में योगदान से ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप जो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन में भी और सोसाइटी में भी इस समय एक लीडरशिप का रोल हाथ में लेकर, और जो एक बड़ा चैलेंज अभी हमारे सामने है और जिस चैलेंज को एक प्रकार से सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन की बात की है, उसके लिए सारे देश की, सारे समाज की, सारे विभागों की, सारे इंस्टीट्यूशंस की और इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स की, सबकी फ्रंट में आकर और बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि भारत में कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई की जो पहली मीटिंग है वो हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में 8 जनवरी को की थी। 6 तारीख के करीब विश्व स्वास्थ्य संगठन को चाइना ने इस नए वायरस के बारे में सूचना दी थी और अगले 2 दिनों के अंदर अंदर हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग की थी। उस मीटिंग को करने के बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने सारे देश के लिए हेल्थ एडवाइजरीज़ और डिटेल्ड जो कुछ सारे देश को करना है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को उपलब्ध करा दिया था। 17 तारीख जनवरी से पॉइंट ऑफ एंट्री जिसे कहते हैं सर्वेलेंस, वो एयरपोर्ट्स पर शुरू कर दिया था, कम्युनिटी में सर्वेलेंस शुरू कर दिया था, बाद में लैंड बॉर्डर्स पर शुरू कर दिया, जो सी पोर्ट्स हैं मेजर माइनर उन पर शुरू कर दिया, और लगातार एक के बाद एक जो भी ज़रूरत के हिसाब से एक्टिविटीज़ थी वो प्रारंभ की।
लगभग जब पहला केस हमारे भारत में आया था 30 तारीख के आसपास जनवरी में, उसी समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये घोषणा की थी कि ये एक इंटरनेशनल कंसर्न की हेल्थ इमरजेंसी है। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रचना की थी हेल्थ मिनिस्टर के अध्यक्षता में और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ, और उसकी भी अब तक हम लोग 21 मीटिंग्स कर चुके हैं। हर स्तर पर बहुत मीटिंग्स हुई पिछले समय में। इसी 8 अक्टूबर को इस लड़ाई को लगभग 9 महीना पूरा हो चुका है और अभी हम इस कोविड के खिलाफ जंग में 10वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर और नीचे तक लगातार इस काम की मॉनिटरिंग सारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ, चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ, भारत सरकार में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ और आपके साइंस के भी सभी लोगों के साथ ये लगातार पिछले 9 महीने से हो रही है। इस बीच में आप सब जानते हैं कि बहुत सारे इसमें पड़ाव आए हैं। उन पड़ावों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया था जब मार्च के महीने में 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पेंडेमिक का दर्जा दिया था। उसके बाद आपको वो भी दिन याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल किया और 22 मार्च को एक देश में जनता कर्फ्यू, लोगों को खुद ही प्रेरित होकर अपने घरों से बाहर ना निकलें, वो सवेरे से लेकर और रात के 9 बजे तक, उसका एक एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने वो इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल किया था तो किसी को नहीं पता था कि वो 3 दिन के बाद उनके मन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं जिसके लिए वो ये इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और हमने सब ने देखा कि जनता कर्फ्यू में सब ने बहुत वॉलंटरीली, बहुत कमिटमेंट के साथ भाग लिया। और जब उन्होंने कहा कि 5 बजे शाम को घर से बाहर निकलकर देश में जो लोग कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन से हेल्थ वर्कर्स अपने जान को भी खतरे में डालकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको फेलिसिटेट करिए, उनके लिए जो एप्रिसिएशन का सिंबॉलिक एक्टिविटी करिए। तो सारे देश को हमने देखा कि वो घर से बाहर आके खड़ा हो गया। फिर हमने 25 तारीख को लॉकडाउन भी देखा। लॉकडाउन में भी विभिन्न फेजेस देखे और फिर देखा कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जो माइग्रेंट लेबरर्स को तकलीफ़ हो रही थी, इकॉनमी में लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। तो फिर धीरे धीरे करके बोल्ड डिसीजंस लिए गए। अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हुई। अनलॉक के भी विभिन्न फेजेस को आपने देखा कि धीरे धीरे कैसे कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ना और उसके साथ साथ जो इकॉनमी को फिर से वापस पूरी ताकत देने के लिए जो बैलेंस बनाना था, वो सारा का सारा प्रधानमंत्री जी ने किया। आत्मनिर्भर भारत से पहले प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें सभी लोग जो तकलीफ़ में आए थे उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, कैसे मदद किया जाए, गरीबों की उस दौरान किस तरह से मदद की जाए, माइग्रेंट लेबरर्स और दूसरे गरीबों को ऐसे 80 करोड़ लोगों को 6 महीने तक बराबर भोजन उपलब्ध कराना, उनके खातों में पैसा पहुंचाना। हेल्थ के अंदर शुरुआती दौर के अंदर ही लॉकडाउन करते ही 15,000 करोड़ रुपया हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए उपलब्ध कराया। तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, पैसा उन लोगों को बांटा, उनके लिए पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, उनके लिए दवाइयाँ, ये सारी देश में हम लोगों ने भारत से सरकार से सप्लाई करते रहे लगातार। एक लेबॉर्ट्री से और आज 1945 लेबॉर्ट्रीज़ देश के अंदर, और इसमें बहुत सारे अभी तो हमारे साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ ने भी इसमें योगदान किया कि वहाँ पर भी टेस्टिंग इत्यादि हुई। बहुत डिफ़िकल्ट काम था ये सब।
और उस समय ये सब हुआ देश में जब लॉकडाउन चल रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मुश्किल था, लेबॉर्ट्रीज़ को खोलने के लिए वहाँ पर बहुत सारा सामान पहुँचाना ज़रूरी था, लेकिन ये सब विषम परिस्थितियों में भी सारे देश ने किया। आज इतनी बड़ी संख्या में लेबॉर्ट्रीज़, 1 मिलियन से ज़्यादा रोज़ के टेस्ट, 9-10 करोड़ हम पूरे भारत में टेस्ट कर चुके हैं। जो किट्स बहुत महंगी विदेशों से लेनी पड़ती थी शुरुआती दौर में, वो अब सब हमारे भारत में रोज़ के 10 लाख से ज़्यादा किट्स जो है हमारे यहाँ भारत में बन रहे हैं। और अभी भी नए नए किट्स रोज़ वैलिडेट होते हैं, रोज़ उनका रिसर्च हो रहा है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं लगातार आप सब उनके साक्षी हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में भी भारत ने इस लड़ाई को लड़ा, और उसी का परिणाम ये है कि आज सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ा, सारी सरकार ने मिलकर लड़ाई लड़ी, सब लोग खड़े हो गए। तो आज हम उस स्थिति में हैं कि सारे देश का दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है। हमारे 87 से 88% के बीच लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुनिया में सबसे कम हमारा मोर्टालिटी रेट, फैटालिटी रेट है 1.52%, इतना कम किसी का नहीं है। और ये तब है जब देश की जो आबादी है वो 135 से 140 करोड़ के बीच में है। 1.35 to 1.4 बिलियन आबादी वाले देश में जितनी इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी दूर दूर पर अलग अलग तरह का सिस्टम है, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने यूटीज़ हैं, और इतनी व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ कंट्रोल करना और एक ही वेवलेंथ पे एक लड़ाई को लड़ना। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके लिए सैकड़ों गाइडलाइंस तरह तरह की बनाई, सैकड़ों इंस्ट्रक्शंस इशू किए, सैकड़ों वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किए, और अभी भी वो सारे काम लगातार उसी प्रकार से चल रहे हैं। और हर पैरामीटर के ऊपर दुनिया के किसी भी विकसित देश से बेहतर भारत का परफॉर्मेंस है। ये ज़रूर है कि इस बात का हम सबको दुख है कि इसमें बहुत सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स शहीद हो गए। एक प्रकार से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, बहुत सारे पुलिसकर्मी, इस तरह के लोग जो फ्रंट पर ये लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन इस बात का भी संतोष है कि, और गर्व भी है कि इतने महीने के बाद भी कोई भी देश में ऐसा कोरोना वॉरियर नहीं है कि जो घर में अभी बैठ गया हो। लोग थक भी गए हैं तो भी घर में कोई नहीं बैठा है, और फ्रंट से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी देश में माँ नहीं है जिसने अपने बच्चे को कहा हो कि अब तुम जाना बंद करो अस्पताल में जाने के अंदर इस प्रकार का खतरा है, तुम्हारा प्राण भी खतरे में पड़ सकता है, तुम हमारे लिए भी खतरा घर में ला सकते हो। ऐसी एक भी माँ सारे देश के अंदर नहीं मिली। ये एक प्रकार से बहुत ही पॉजिटिव साइंस है इस सारे कोविड के ख़िलाफ़ जंग के। अभी जिस प्रकार की परिस्थिति है, इसमें जो एक सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण डायग्नोसिस की दृष्टि से बात ध्यान में आती है, कोविड का वायरस भले ही एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से उसका ट्रांसमिशन होता है, लेकिन ये भी बात ध्यान में आई है कि समय पर उसका अर्ली टेस्ट हो जाए, अर्ली उसकी ट्रैकिंग हो जाए, अर्ली उसके कॉन्टैक्ट्स डायग्नोज हो जाएं, उन कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग हो जाए, उनका अर्ली आइसोलेशन हो जाए, क्वारंटाइन हो जाए, उनका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो मोटे तौर पर उनके प्राण की रक्षा की जा सकती है। अभी जिन लोगों के प्राण गए भी हैं, ये भी ज़्यादातर उनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ थी, बड़ी बीमारियां थी, और वो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग बड़ी उम्र के और ज़्यादातर इस प्रकार के पाए गए हैं। यंग लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जब हमको समझ में आया है कि कोविड भले ही तेज़ी से फैलता है, लेकिन सही प्रिकॉशंस लेने पर ये
लोगों के प्राण की रक्षा भी की जा सकती है, कोविड के खिलाफ जंग को और मजबूत भी किया जा सकता है। और इसको लड़ने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इतने दिन में 3 ही 4 बातें सारे दुनिया को समझ में आई हैं कि अगर ठीक ढंग से मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जैसे मैंने मास्क को नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर ढका हुआ है, बातचीत करते समय पे भी मास्क को अपने मुंह से नाक से ना हटाया जाए, और इसके साथ साथ जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, इसको अगर बरकरार रखा जाए अपनी डे टू डे लाइफ में, और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से पानी से हम धोते रहें, जहाँ साबुन पानी नहीं उपलब्ध है अगर कोई सैनिटाइज़र है उससे हम इसको स्वच्छ और सैनिटाइज करते रहें, और थोड़े से इस प्रकार के एटिकेट्स का ख्याल रखें कि भाई जिनको हम रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बोलते हैं कि खांसते समय छींकते समय अपने हाथ को हम इस प्रकार से अपने एल्बो से जो है हम उसको कफिंग और स्नीजिंग की एक्टिविटी को वो दूसरे को प्रभावित ना करे तो दूसरी तरफ मुंह करके हम करें, अपने हाथ को मुंह पर नाक पर ना लेके जाएं। यही 3 4 5 बातें ध्यान में आई है। और उसके साथ साथ बड़ी बात ये ध्यान में आई है जो खासकर अनलॉक के बाद ध्यान आई है कि अनलॉकिंग का मतलब देश में बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है कि कोविड के खिलाफ जंग ख़त्म हो गई है। अब अनलॉकिंग का मतलब है कि घर से बाहर निकलो, जहाँ मर्जी जाओ, बड़ी से बड़ी गैदरिंग में जाओ, खूब फंक्शन करो, हर भीड़ भाड़ के अंदर खुलेआम पार्टिसिपेट करो, मन में आए तो मास्क लगाओ, मन में ना आए तो मास्क मत लगाओ, आधा अधूरा गलत तरीके से मास्क को लगाओ, बार बार मास्क को नाक से नीचे भी ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो आदतें समाज के अंदर दिखाई दे रही हैं इस समय, ये जो लापरवाही है और ये जो कैजुअल बिहेवियर है, ये शायद कोविड से भी बड़ा खतरा है हमारे ख्याल से। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि अब सारे देश को मिलकर दोबारा से एक जन आंदोलन की भावना से इस काम को करना है कि समाज में हर व्यक्ति को हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने के लिए दोबारा से स्मरण कराएं, दोबारा से प्रयास करें। आप जानते हैं कि पहले ही दिन से हमने सारे देश को शिक्षित करने के लिए सारे कम्युनिकेशन के तरीके इस्तेमाल किए। 117 करोड़ से ज़्यादा टेलीफोन सब्सक्राइबर्स मोबाइल के, उनको हमने पहले दिन से ही, आपने देखा कि कॉलर ट्यून में जो मैसेज आता है, और आज उस मैसेज को तो बीच बीच में हम बदल बदल के समय के अनुरूप उस मैसेज को देते रहे हैं। आज जो मैसेज दे रहे हैं वो मास्क को पहनने से ज़्यादा हम कह रहे हैं मास्क को ठीक से पहनो, आज उस मैसेज को अमिताभ बच्चन साहब दे रहे हैं। और दिन में 3 बार 4 बार जो है वो लगातार, जितनी बार भी आप फ़ोन को उठाकर कान पर लगाते हैं आपको वो मैसेज मिलता है। देश के बच्चे को पहले ही दिन से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के बाद लोगों को शायद इसकी गंभीरता का जो आभास है उसके अंदर कमी आई है देश के अंदर, क्योंकि अब लाखों के अंदर शायद संख्या लगभग अब 50 और 60 लाख के बीच में संख्या है जो रोज़ बदलती है, जो लोग ठीक होके घर चले गए हैं। तो लोगों को अपने आसपास बहुत सारे लाखों लोग दिखाई देते हैं कि ये तो कोविड हुआ था, ठीक हो गया। लोगों को लगता है कोई बड़ी खतरे की बात नहीं है, और इसके कारण जो है, और फिर दूसरे को देखते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये भी तो बिना मास्क के दिख रहा है। वो हम साइंस की लेबॉर्ट्री में गए थे, वहाँ डायरेक्टर साहब ही ने नहीं मास्क लगाया हुआ था, वहाँ कोई वैज्ञानिक ने नहीं लगाया हुआ था, अस्पताल में गए वहाँ डॉक्टर ने ठीक से मास्क नहीं लगाया था। तो लोगों को लगता है जब ये पढ़े लिखे लोग भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी इतनी अब आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि जो मैसेज ऊपर से जाता है वही नीचे तक ट्रैवल करता है, और जो नीचे के लोग हैं वो ऊपर वाले को जो है देखते हैं। इसलिए दोबारा से ये बात को एम्फेसाइज़ किया जा रहा है कि भाई हम समाज में
अपने सभी जिम्मेदार लोगों को, संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को, डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को, सब लोगों को इन्वॉल्व करें, सबको लीडरशिप रोल में लाएं और उसके माध्यम से हम जो है दोबारा से इसका एक आंदोलन विकसित करें। ये चारों पांचों चीज़ें जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मैं इनको सोशल वैक्सीन कहता हूँ। अभी जब तक रेगुलर वैक्सीन नहीं आएगी, ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है, मास्क और ये प्रिकॉशंस। तो तब तक हम इस सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल समाज के लोगों को ठीक से कराएं तो शायद, और विशेषकर जो आने वाला जो 2-3 महीने का समय है, ये देश के लिए और भी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसमें विंटर्स भी आएंगे। विंटर्स में रेस्पिरेटरी वायरसेस के बारे में सामान्यतः ये मान्यता है कि शायद ये और ज़्यादा तेज़ी से इनका प्रकोप हो सकता है, लेकिन उसको भी काउंटर करने के लिए हमारे पास स्वयं भी एक सोच है और एग्रीमेंट है, ऑब्जर्वेशन है कि हमने फरवरी और मार्च का महीना भी देखा है जब हम लोगों ने, भारत ने सर्दी के मौसम में भी इसको डील किया है जनवरी में, इसलिए उससे कोई घबराने का कारण नहीं है। और कोई बहुत बड़ा प्रकोप हमें जनवरी, फरवरी और मार्च में उसका दिखाई भी नहीं दिया। इसलिए कोविड नया वायरस है, ये सर्दी का इस पर प्रभाव होगा नहीं होगा, कितना होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम मान के चलें कि ज़्यादा भी होगा, इसलिए हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। और दूसरा जो अभी देखने में आया कि एक आध स्टेट्स के अंदर, जैसे हमने केरल में देखा कि वहाँ पर अभी एक फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे लोग बाहर निकल गए, बहुत सारे लोगों ने फेस्टिवल्स में लापरवाही की, और उसके परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिला वहाँ जो केरल शुरुआती दौर में सबसे अच्छा देश में परफॉर्म करता था, उसमें आज इतना तेज़ी से केसेस का बढ़ोतरी हुआ है। तो सारे देश के लिए अभी आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं, खासकर अभी कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, दशहरा, दीपावली और बहुत सारी, अभी क्रिसमस आएगा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। सभी जो धर्म को मानने वाले लोगों के कोई ना कोई फेस्टिवल्स आएंगे। इसलिए सबको ये भी बार बार बताना बहुत ज़रूरी है कि अपने फेस्टिवल्स को मनाते समय कोशिश करें कि हम ज़्यादातर अपना मनाने का काम है अपने घर में, अपने परिवार के साथ करें। बाहर जो है अगर हमारे को मजबूरन कहीं जाना भी पड़ता है तो हम ये जो सोशल वैक्सीन है इसको कभी ना भूलें, जो प्रिकॉशंस लेनी है उनको कभी ना भूलें, गाइडलाइंस के बाहर ना निकलें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस नाते ये जो आज की मीटिंग है इसका पर्पस बड़ा स्पष्ट है। आप सब देश के विभिन्न प्रांतों में, इलाकों में आप काम कर रहे हैं, और एक साधारण व्यक्ति का कहना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक जब किसी साइंस के इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर देश के लोगों को, समाज के लोगों को अपील करता है, तो आप अपने अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अपने शहर में, अपने इलाके में कैसे इसको आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके अपने कोर ग्रुप के साथ बैठकर एक योजना बनाइए। इसको कैसे आगे डिसैमिनेट करना है उसको डिसैमिनेट करिए। और समाज में ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो एक व्यक्ति को अगर आप कन्विंस करें तो उसके माध्यम से आप सैकड़ों लोगों तक वो बात पहुंचा सकते हैं। मेरा अपना जो 26-27 साल पहले का जो दिल्ली में पोलियो उन्मूलन का जब काम शुरू किया था उसका जो अनुभव है, उसमें से अगर 2-4 बातें ही मैं शेयर करूं तो दिल्ली के अंदर 516 गुरुद्वारों को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे एक व्यक्ति के साथ एक घंटे की मीटिंग करनी पड़ी। दिल्ली की 3000 मस्जिदों को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे 2 व्यक्तियों के साथ एक घंटे की 2 मीटिंगें करनी पड़ी। सारे चर्चेस को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे एक व्यक्ति के साथ 1 घंटे की 1 मीटिंग करनी पड़ी। और इसी तरह से सारे मंदिरों को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे एक समिति के लोगों के साथ 1 घंटा बैठ के मीटिंग करके उनको इंस्पायर करना पड़ा। दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए 2-3 मीटिंगें डायरेक्टर एजुकेशन के साथ करनी पड़ी और हमने धीरे धीरे करके एक योजना बनाई। ये सिर्फ मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आप भी अपने अपने सिस्टम्स में देखिए कि कैसे
कभी कभी हट के थोड़ा सा आप अपने इंस्टीट्यूशंस में जिम्मेदार ऐसे लोगों को सोसाइटी के बुलाइए, उनको चाय पर बुलाइए, उनसे बातचीत करिए, उनके थ्रू इसको आंदोलन को अपने शहर में विकसित करने के लिए योजना बनाइए। और इसके साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ती है और ज़रूरी समझे तो मुझे लगता है करने में भी कोई हर्जा नहीं है। अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप लोग खुद उसको एड्रेस करिए और उसके माध्यम से वहाँ के लोगों को आप अपील करिए कि कुछ नहीं हम आपसे मांगते हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर यही मांगते हैं कि इस फेस्टिवल के सीज़न में प्रिकॉशंस अच्छी तरह लेना है और आपको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। सड़क पे भी आप जाते हैं, किसी को देखते हैं कि वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा है, आप उसको रोक के टोकिए। आपके जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको भी टोकिए, अपने कर्मचारियों को टोकिए, अपने वैज्ञानिकों को टोकिए। ये एक्चुअली आपको आदत डालनी पड़ेगी। मैं अभी जब सुबह घर से निकलता हूँ तो ये मास्क को इस तरह से लगा के निकलता हूँ और उसके बाद जब घर में रात को घुसता हूँ तभी मैं इस मास्क को उतारता हूँ।